नमस्कार। रामायण की एक बहुत मशहूर कहानी है लक्ष्मण रेखा की। अब सवाल ये है कि क्या ये बस एक जादुई लकीर थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था, या फिर इसके पीछे कोई भूला हुआ विज्ञान, कोई भूली हुई टेक्नोलॉजी छिपी थी। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम सब ने बचपन से लक्ष्मण रेखा की कहानी सुनी है ना? पर जो कहानी हम जानते हैं उसके अलावा भी एक थ्योरी है। एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही एंशिएंट साइंस का डेमोन्स्ट्रेशन था। तो आज हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। जानेंगे कि इस रेखा का असली सीक्रेट क्या है, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती थी, कौन थे वो लोग जो इसे जानते थे, और आखिर में ये कमाल की विद्या हमेशा के लिए खो कैसे गई। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो नाम हम सब जानते हैं, लक्ष्मण रेखा, इसके पीछे का राज क्या है? कुछ पुराने ग्रंथों और उनकी व्याख्याओं को देखें तो पता चलता है कि जिसे आज हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं ना, उसका असली नाम था सोमति विद्या। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि एक पावरफुल एनर्जी फील्ड बनाने की टेक्नोलॉजी थी। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक बाकायदा कॉडिफाइड साइंस था, जिसके अपने नियम थे, जिसे बाकायदा सिखाया जाता था। तो अगला सवाल यही उठता है कि भाई ये काम कैसे करता था। तो अब सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। एक जादुई लकीर से हटकर एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की तरफ सोचना होगा। ये बस तीर से एक लकीर खींच देने जितना सिंपल तो बिल्कुल नहीं था, उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। चलिए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। आखिर ये भूला हुआ विज्ञान, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती थी। इस पूरी टेक्नोलॉजी का जो सेंटर पॉइंट था वो था एक खास डिवाइस, सोमना कृतिक यंत्र। और अब जो बात सामने आती है वो सच में हैरान करने वाली है। कहते हैं कि इस यंत्र को जमीन पर नहीं, बल्कि पृथ्वी और बृहस्पति ग्रह के बीच स्पेस में स्थापित किया जाता था। अब इस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए एक खास वैदिक मंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब ये मंत्र एक तरह से उस मशीन के लिए एक कमांड था, या आज की भाषा में कहें तो एक एक्टिवेशन कोड की तरह काम करता था। इसका जो प्रोसेस था वो भी बड़ा कमाल का था। ये यंत्र सबसे पहले पानी, हवा और आग के एटम्स को अब्जॉर्ब करता था। फिर उन एटम्स को आसमानी बिजली से, मतलब सेलेस्टियल इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करता था। और आखिर में इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को एक लेजर बीम की तरह धरती पर भेजकर वो प्रोटेक्टिव लाइन बना देता था। और इसका असर एकदम अचूक था। रेखा के अंदर जो है वो पूरी तरह सेफ, पूरी तरह प्रोटेक्टेड। लेकिन अगर किसी ने बिना परमिशन के इसे क्रॉस करने की कोशिश की तो उसे बिजली और आग का ऐसा जोरदार झटका लगता था कि वो इंसान वहीं पर राख हो जाता। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान, ये नॉलेज आखिर किसके पास थी? क्या इसे कोई भी सीख सकता था? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये नॉलेज इतनी रेयर थी, इतनी एक्सक्लूसिव थी कि पूरे दुनिया में सिर्फ चार जगहों पर ही इसे सिखाया जाता था। और वो 4 जगहें थीं ये महान गुरुकुल। जरा सोचिए, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, उस युग के जो सबसे बड़े गुरु माने जाते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को ये एडवांस साइंस सिखा रहे थे। और यहीं पर हमें एक डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है। एक जगह जिक्र आता है जहां महर्षि वशिष्ठ खुद कहते हैं कि उनके शिष्य ब्रह्मचारी लक्ष्मण यही दुर्लभ सोमतिथि विद्या सीख रहे थे। तो ये नाम सीधे सीधे लक्ष्मण से जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि लक्ष्मण इस विद्या में इतने एक्सपर्ट हो गए, उनकी मास्टरी इतनी जबरदस्त थी कि वक्त के साथ लोग इसका असली नाम सोमतिथि विद्या भूल ही गए, और ये उनके नाम पर ही लक्ष्मण रेखा के तौर पर फेमस हो गई। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, अगर ये साइंस इतना पावरफुल था तो फिर ये गायब कैसे हो गया? चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मण के बाद ये नॉलेज जैसे धीरे धीरे खत्म ही हो गई, और माना जाता है कि इस विद्या को जानने वाले जो आखिरी इंसान थे वो थे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ पर स्केल का फर्क देखिए। रामायण के समय में इसका इस्तेमाल एक इंसान को बचाने के लिए हुआ था, लेकिन जब महाभारत का दौर आया तो इसका इस्तेमाल एक बिल्कुल ही अलग और बहुत ही बड़े लेवल पर किया गया। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान के चारों तरफ यही रेखा खींची थी। पर क्यों? ताकि युद्ध में जो खतरनाक दिव्यास्त्र, जो सेलेस्टियल वेपन्स इस्तेमाल हो रहे थे, उनकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी और हीट
वो बैटलफील्ड से बाहर न जा पाए और बाकी दुनिया को कोई भी नुकसान न पहुंचे। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर सोमत विद्या जैसी एक टेक्नोलॉजी सच में थी, तो सोचिए ऐसे और कितने एंशिएंट साइंस, कितनी टेक्नोलॉजीज होंगे जिनके राज आज भी वक्त की धूल में कहीं दबे पड़े हैं।